केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर LM यादव से। देखिए, ये तो मिश्रित खेती बिहार के उत्तर बिहार में खास करके आलू और मक्का सबसे उपयुक्त देखा गया है और सबसे अच्छी पैदावार भी होती है। तो अमूमन आलू किसान भाई लगा चुके हैं और जिनको बोना होगा मक्का भी बो चुके होंगे। कृषि के जोखिम को कम करने एवं प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक उत्पादन लेने के लिए प्रदेश के बहुत से किसान मक्का के साथ आलू की अंतर्वर्तीय फसल लगाते हैं। इससे किसानों को कई फायदे होते हैं। एक जगह में 2 फसलों से उत्पादन मिल जाता है, कृषि लागत में कमी आती है, भरपूर उत्पादन मिलता है, कृषि में जोखिम कम रहता है। ऐसे और भी कई फायदे हैं। दोनों चीजें हो गई हैं। बात आती है कि कैसे उसका अंतः कृषि क्रिया जो किया जाए। तो फसल लगाए महीना भर हो गया होगा तो हमारा सुझाव होगा, खाद जो है किसान भाई अपना दिए होंगे, हम लोग ना देते हैं जो कंपोस्ट आलू की फसल के लिए करते हैं, 20 से 25 टन कंपोस्ट देते हैं और 150 केजी नाइट्रोजन देते हैं, 90 केजी फास्फोरस, 100 केजी पोटास और इतना ही लगभग 150 केजी नाइट्रोजन, 75 केजी फास्फोरस और 50 केजी पोटास मक्का की खेती के लिए दिया जाता है। फर्क यह है कि जब उसमें दोनों साथ फसल आप लेते हैं तो नाइट्रोजन को हम फसल लगाते वक्त मक्का वाला जो हिस्सा है 150 केजी का उसको हम नहीं देते हैं। अंतर्वर्ती फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए इसका पोषक तत्व प्रबंधन करना जरूरी होता है, क्योंकि फसल में यदि पोषक तत्वों की आपूर्ति समय पर नहीं करेंगे तो पौधों की बढ़वार कम होती है। अब 30 दिन हो गया है तो अगर 1/3 आपका आलू का नाइट्रोजन बचा हुआ है तो उसको दे करके निकौनी करके फसल अगर बढ़ गई है काफ़ी तब तो ठीक है, नहीं तो भी एक और सिंचाई 15 दिन के बाद करेंगे, तब उसके बाद जो है मिट्टी चढ़ा देते हैं। आलू का ये काम पूरा हो गया। बाकी मक्का अब चलता रहता है, उसमें ग्रोथ कुछ नहीं होगी, ठंडा पड़ेगा। जब फिर तापमान बढ़ना शुरू होता है उस समय हमारे आलू का अंतिम फेज आ जाता है। तो हम लोग उस समय करते हैं, आलू लगभग 90 दिन अगर हो गया है तो फिर उसकी सिंचाई रोक देते हैं। 10 दिन के बाद फिर वो डंठल काट देते हैं और उसके बाद आलू की खुदाई कर लेते हैं। फिर तब जो 150 केजी नाइट्रोजन मक्के का हिस्सा है उसका 75 केजी टॉप ड्रेसिंग करके खेत में आप सिंचाई करवा दीजिए और फिर जब 30-35 दिन हो जाता है तो फिर दूसरा टॉप ड्रेसिंग 75 केजी नाइट्रोजन बचा रहेगा। अगर यूरिया देते हैं तो 150 केजी उसको टॉप ड्रेसिंग कर देंगे। ये सामान्य क्रिया की जाती है। किसान भाइयों, फसल पोषक तत्वों का समुचित प्रयोग कर सके, इसके लिए जरूरी है खेतों में नमी की मात्रा पर्याप्त हो और इसके लिए मिट्टी की नमी को देखते हुए सिंचाई करना चाहिए। आमतौर पर इस मौसम में फसल में 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना लाभकारी होता है। वैसे तो मक्का और आलू की अंतर्वर्ती फसल में खरपतवार उगने की गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन फिर भी यदि खेतों में खरपतवार अधिकता दिखाई दे तो 1 से 2 निराई गुड़ाई बुआई के 40 से 60 दिन की फसल अवस्था पर करनी चाहिए। और अभी चूंकि मक्का जो होता है वो जो टेम्परेचर लो होता है उसके प्रति बहुत सेंसिटिव है, तो फसल किसान खुद देखते होंगे कि उसमें रंगीन टाइप की पत्तियां हो जाती हैं, वो कोल्ड इंजरी के चलते है, ज़्यादा ठंडा के चलते। तो उससे घबराने की बात नहीं हो, वो ऐसा सच रहेगा। आलू में अभी जैसे देखे होंगे मौसम 3-4 दिन काफ़ी क्लमजी था, बादल लगा हुआ था, वर्षा भी हुई। तो इस समय जो है फाइटोप्थोरा जो एक बीमारी है, झुलसा कहते हैं हम लोग, लेट ब्लाइट उसको कहा जाता है, उसके प्रकोप की बहुत संभावना रहती है। तो किसान भाइयों को हमारा सुझाव होगा कि वो इंडोफिल 45 या रेडोमिल दोनों में से कोई एक दवा, इंडोफिल 45 लेंगे तो 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलेंगे और रेडोमिल लेंगे तो 1.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बनाएंगे और जब ओस हट जाती है तब उसका छिड़काव कर देंगे। तो इससे जो है हमारा जो झुलसा रोग है उस पर काफ़ी हद तक माने फसल को उससे बचाया जा सकता है। ये सामान्य क्रिया है। मक्का और आलू की अंतर्वर्ती फसल में कटवर्म कीट दोनों की फसलों को नुकसान पहुंचाता है। ये कीट पौधों की जड़ों और तनों को काट देता है, जिससे पौधे सूखने लगते हैं। इस कीट के प्रभावी नियंत्रण के लिए सिंचाई जल के साथ क्लोरपाइरिफॉस दवा को मिलाकर सिंचाई करनी चाहिए। इसके लिए सिंचाई की क्यारियों
जहां से जल बहकर खेत में जाता है उस पर एक ड्रम से दवा भरकर रख देना चाहिए और ड्रम में नीचे एक छेद कर देना चाहिए, जिससे बूंद बूंद कर दवा सिंचाई जल में मिलती रहती है और जब ये जल कीट के संपर्क में आता है तो कीट मर जाता है। अगर आपको गाभे में कीड़े का संभावना दिखता है तो थीमेट जो है वो गाभे में 2-2, 3-3 दाना करके डाल देते हैं। यही एक मुख्य कीड़ा है जो मक्का की फसल को नुकसान करता है, तो उससे निदान के लिए उसके गाभे में थीमेट का जो ग्रेन्यूल आता है वो डाल करके 10 केजी लगभग 1 हेक्टेयर में हम पर्याप्त होता है। ये सामान्य क्रियाएं करना चाहिए। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं सह फसल चलता है। लगभग मक्का का 2/3 समय जो है आलू के साथ बीतता है, इसके बाद 1/3 अलग होता है। तो हम लगभग अक्टूबर से अगर मान लिया जाए तो मई के बीच में 2 फसल ले लेते हैं और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पैदावार देने वाली फसलें हैं। तो इस तरह के हमारे उत्तर बिहार में खास करके बहुतायत जो किसान हैं वो और आलू की खेती अच्छी मात्रा में करते हैं या छोटा भी करते हैं तो मक्का उसके साथ ज़रूर लगाते हैं। मुर्गी पालन व्यवसाय को अपना रहे हैं, उनमें आज अंडा उत्पादन के लिए लेयर फार्मिंग एक अच्छा व्यवसाय के रूप में उभर रहा है। पहले तो लेयर फार्मिंग हम अंडा उत्पादन के लिए करते हैं, तो अंडा अधिक से अधिक उत्पादन आपके फार्म से हो एवं अंडा के साइज़, अंडा के वज़न ये सारे एक समान आएँ, इन सारे बिंदुओं को आपको ध्यान देना होगा बेहतर फार्मिंग मैनेजमेंट के द्वारा। अब अगर लेयर फार्मिंग की अगर आप बात करें तो ये काफ़ी खर्चीला व्यवसाय है, तो इसके बेहतर प्रबंधन के हर बिंदु पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जब आपने फार्मिंग करनी है तो लेयर फार्म की जो ढांचा होती है, जो जगह आप सेलेक्ट करेंगे वो आबादियों से दूर हो, जहाँ पे कि आप बेहतर प्रबंधन कर सकें। देखा गया है कि अगर 1 एकड़ ज़मीन आपके पास है तो आप उस 1 एकड़ ज़मीन पे 10,000 लेयर मुर्गियों का पालन आप कर सकते हैं। जाड़े के मौसम में मुर्गी पालन करते समय चूजों की डिलीवरी सुबह के समय कराएं। शाम या रात को बिल्कुल नहीं कराएं, क्योंकि शाम के समय ठंड बढ़ती चली जाती है। शेड के पर्दे चूजों के आने के 24 घंटे पहले से ही ढक कर रखें। चूजों के आने के कम से कम 2 से 3 घंटे पहले ब्रूडर चालू किया हुआ होना चाहिए। पानी पहले से ही ब्रूडर के नीचे रखें, इससे पानी भी थोड़ा गर्म हो जाएगा। अगर ठंड ज्यादा हो तो ब्रूडर को कुछ समय के लिए पॉलिथीन के छोटे गोल शेड से ढककर हवा निरोधी भी आप बना सकते हैं। लेयर मुर्गियां जब आप पालने जाएंगे तो उसकी 3 इकाइयां आपको बनानी होंगी। एक ब्रूडर इकाई जिसमें पहले 7 सप्ताह तक चूजों का पालन किया जाएगा, फिर ग्रोअर इकाई जिसमें आप 8 से 16 सप्ताह के लिए ब्रॉयलर मुर्गियों का पालन करेंगे, और फिर आपको 18 से 72 सप्ताह या 80 सप्ताह के लिए आप लेयर फार्म की इकाई स्थापित करेंगे। अब जो ब्रॉयलर मुर्गी पालन की जो प्रजातियां हैं, इस पे भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। जो भी प्रजातियां विकसित की गई हैं जो अंडा उत्पादन के लिए हैं, वह मूलतः लेघॉर्न प्रजाति की मुर्गियों से विकसित की गई हैं, और आज जो व्यावसायिक रूप से लेयर फार्मिंग की जाती हैं उसमें स्ट्रेन डेवलप की गई हैं जो अच्छे कंपनियों द्वारा शोध करके जिनकी अंडा देने की उत्पादन क्षमता 270 से 330 तक की है, जिसमें BV 300 ये काफ़ी मशहूर एक स्ट्रेन है। जब आप चूजा पालन की बात करेंगे लेयर चूजों की, तो उसमें आपको ब्रूडिंग मैनेजमेंट पे ध्यान देना होगा। कृत्रिम रूप से उनको तैयार करना होगा, और पहले सप्ताह में 95 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 32 डिग्री सेल्सियस तापमान रखने की आवश्यकता होगी। लेयर चूजों का पालन आप केज में भी कर सकते हैं या फिर डीप लीटर में भी कर सकते हैं बिछाली डाल के, और तापमान के साथ साथ उसकी आहार व्यवस्था, उसके लाइट की व्यवस्था, और उसमें उपलब्ध आप पानी यानी ड्रिंकर की सुविधा ये पर्याप्त मात्रा में रहे, ताकि चूजों का जो बढ़वार है, चूजों का ग्रोथ है, वह उम्र के हिसाब से सही आपको मिले। चूजे
एक दिन के जो आप फार्म में ले आते हैं उसके वज़न करीब करीब 40 ग्राम होता है। पहले सप्ताह में वह बढ़कर 65 ग्राम हो जाता है। दूसरे सप्ताह में वह करीब करीब 110 ग्राम की हो जाती हैं। चौथे सप्ताह तक आपको ब्रूडिंग करके रखना है। चौथे से पाँचवें सप्ताह में उसमें पंख आ जाते हैं। फिर आपको तापमान करीब करीब 75 डिग्री फ़ारेनहाइट 24 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही अब आपको मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। इस व्यवसाय में 3 तरह के आहार होते हैं: प्रारंभिक आहार, ग्रोवर आहार और फिनिशर आहार। प्रारंभिक आहार में प्रोटीन की मात्रा 22 से 24% और ऊर्जा की मात्रा 27 से 28 किलो कैलोरी तक होती है। ग्रोवर आहार में प्रोटीन और ऊर्जा की मात्रा प्रारंभिक राशन की तुलना में थोड़ा कम हो जाता है। 6 से 7 सप्ताह का जो समय होगा उसमें आप स्टार्टर दाना का प्रयोग करेंगे और तत्पश्चात 8वें से 16वें 17वें सप्ताह तक आप ग्रोअर दाना का प्रयोग करेंगे। और जब मुर्गियों का अब तैयारी होगा अंडा देने का, तो अधिकतर मुर्गियां 15 से 16 सप्ताह में भी अंडा देना प्रारंभ कर देती हैं, लेकिन अगर प्रबंधन सही रहा तो वह 18 से 20 सप्ताह के उम्र में अंडा देना शुरू करेंगी और यह फार्म के लिए बेहतर माना जाता है। उसमें अंडे का जो आकार है और अंडे का वज़न है यह एक प्रकार का निकलता है जो कि बाज़ार में उसकी मांग अच्छी होती है और उसके जो उत्पादकता है वो बनी रहती है। तो स्ट्रॉबेरी की खेती बिहार के जलवायु में काफ़ी अच्छी होती है। हमारे जिन किसान भाइयों ने स्ट्रॉबेरी को लगाया हुआ है तो अभी उनके पौधे जो हैं वो लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर की अब ग्रोथ लेकर इतने बड़े हो गए होंगे। लगभग उसमें 8 से 10 पत्ती की अवस्था आ गई होगी। और अच्छी वानस्पतिक वृद्धि के लिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें कि जो खेती की जाती है स्ट्रॉबेरी की वो मल्चिंग विधि से की जाती है। पलवार बिछाना स्ट्रॉबेरी उत्पादन में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये कार्य जमीन की ऊपरी सतह पर सूखे पत्तों, टहनियों या घास फूस से ढककर किया जाता है, परंतु आजकल पलवार बिछाने के लिए अधिकतर प्लास्टिक मल्च का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रॉबेरी में इसका प्रयोग करने से फल सीधे मिट्टी के संपर्क में नहीं आते हैं। इससे फलों को सड़ने से बचाया जा सकता है। साथ ही ये खरपतवारों का नियंत्रण करने एवं सिंचाई की आवश्यकता को कम करने का कार्य करती है। तो मल्चिंग शीट जो है उसमें किसी भी प्रकार का पानी का जमाव ना बना रहे, क्योंकि जिस वक्त आप सिंचाई करेंगे तो ड्रिप इरिगेशन यानी कि टपक सिंचाई पद्धति का इसमें इस्तेमाल करेंगे और टपक सिंचाई पद्धति के माध्यम से जो पानी दिया जाना है उसकी मात्रा को आप तय कर लें, क्योंकि यदि पौधे के पास में हल्की नमी हो और जो मिट्टी है वो उसके आसपास के क्षेत्र का जो मिट्टी है उसमें भूमि में नमी हो तो उसका जो सिंचाई है वो उसको बंद कर दें। स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाने के कुछ समय पश्चात उनके आसपास विभिन्न प्रकार के खरपतवार उगाते हैं। ये पौधों के साथ पोषक तत्वों, स्थान, नमी, वायु आदि के लिए स्पर्धा करते रहते हैं। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के कीट एवं रोगों को आश्रय प्रदान करते हैं। अक्टूबर में रोपित पौधों से नवंबर में फुटाव शुरू हो जाता है। फुटाव शुरू होने पर खेत की निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल देना चाहिए। कुहासा या कोहरा जो अभी लगेगा, इसके रोकथाम के लिए कुहासे के समय में उसके अगर जो खेत है उसके चारों तरफ में इस तरीके का वातावरण रखें कि कुहासे का प्रभाव पौधे पर कम आए। इसके लिए आप खेतों की मेड़ पर हल्का धुआं कर सकते हैं, जिसकी वजह से कुहासा जो है कुहासे का प्रभाव पौधे पे कम आता है। पाले या सर्दी से बचाव के लिए निम्न सुरंग यानी लो टनल पॉलीहाउस तकनीक का प्रयोग करना लाभप्रद होता है। दिसंबर से जनवरी माह में तापमान में काफी गिरावट आ जाती है। इस समय खेत में लो टनल तकनीक का निर्माण खुले खेत में उगाई जाने वाली फसल को कम तापमान या पाले से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए किया जाता है। ये दूसरी संरचनाओं की अपेक्षा काफी कारगर एवं सस्ती तकनीक है। इसे तैयार करना काफी आसान होता है। लो टनल संरचना में हरित गृह जैसा ही वातावरण उत्पन्न हो जाता है। मल्चिंग विधि में जो टपक सिंचाई विधि आप अपनाते हैं उसमें 21 नवंबर से 20 दिसंबर यानी कि 21 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच में लगभग 60 ग्राम नाइट्रोजन
और 200 ग्राम फास्फोरस और 600 ग्राम पोटास की मात्रा उसको घोलकर घुलनशील अवस्था में दे दें, ताकि वो पानी के माध्यम से पौधों को प्राप्त होती रहे। इसके बाद उसके 1 महीने बाद यानी कि 21 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में पुनः नाइट्रोजन 250 ग्राम और फास्फोरस 160 ग्राम और इसके साथ ही साथ पोटाश जो है वो 600 ग्राम जो है उसको घोलकर पानी के साथ पौधे के लिए दे दें और ये मात्रा 1 एकड़ भूमि के लिए पर्याप्त होगी। खाद एवं उर्वरकों के उपयोग का मुख्य उद्देश्य पौधों के समुचित विकास और बढ़वार के साथ ही मृदा में अनुकूल पोषण दशाएं बनाए रखना होता है। इसलिए रोपाई के बाद से इसमें फर्टिगेशन के रूप में NPK 19-19-19 की 25 ग्राम मात्रा प्रति वर्ग मीटर की दर से संपूर्ण फसल चक्र में देनी चाहिए। ये मात्रा 15 दिनों के अंतराल पर 4 से 5 भागों में बांटकर देनी चाहिए। स्ट्रॉबेरी के सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव भी उत्पादन बढ़ाने में सहायक होता है। इसके साथ ही साथ कुछ ये भी देखने में आया है कि जब पौधा वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था में होता है तो उसमें काटने वाले कीड़े का प्रकोप हो जाता है, जो पौधे की पत्ती को कई जगह से काट देता है। तो ऐसी अवस्था में फ्लूबेंडियामाइड नामक एक दवा है, फ्लूबेंडियामाइड, अगर इसको आप 25 ग्राम प्रति एकड़ की दर से इसका प्रयोग करेंगे तो ये समस्या पौधे में नहीं आएगी। पर्णजीवी थ्रिप्स ये सूक्ष्म आकार का हल्के पीले और भूरे रंग का कीट होता है। इस कीट के वयस्क और शिशु दोनों ही स्ट्रॉबेरी की पत्तियों एवं पुष्पन से रस चूसकर क्षति पहुंचाते हैं, परंतु पुष्पन के समय ये ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और इसकी रोकथाम के लिए इमिडोक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। स्ट्रॉबेरी की खेती करके, जो कि एक विशेष तो फसल है और बहुत ही आकर्षक इसके फल होते हैं, इसका बाजार भाव भी बहुत अच्छा मिलता है। लगभग आज के समय में 400 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से इसका जो फल है उसकी बिक्री होती है। तो हमारे किसान भाई इसकी खेती करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव उखरिया, जिला जमुई के राकेश साहू ने। आपने सरसों की फसल में माहू कीट के निदान पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। हमारे बिहार झारखंड में जो सरसों लगाने का सही समय है वो अक्टूबर से शुरू होता है। अगर हम सरसों को सही समय पर लगाते हैं तो हम कई तरह की समस्याओं से बच सकते हैं। चेपा, जिसे माहू कीट भी कहा जाता है, यह कीट हल्के हरे पीले रंग का 1.0 से 1.5 मीटर लंबा होता है। इसके प्रौढ़ एवं शिशु पत्तियों की निचली सतह और फूलों की टहनियों पर समूह में पाए जाते हैं। इसका प्रकोप दिसंबर मास के अंतिम सप्ताह में, जब फसल पर फूल बनने शुरू होते हैं, तब होता है और यह मार्च माह तक बना रहता है। प्रौढ़ व शिशु पौधों के विभिन्न भागों से रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं। फसल पर इस कीट का लगातार आक्रमण रहने पर पौधों के विभिन्न भाग चिपचिपे हो जाते हैं, जिन पर काला कवक लग जाता है। और यदि इस समय माहू का आक्रमण हो गया तो उनके फसल में काले काले कवक लग जाते हैं। सरसों के फसल में फूलों का बनना और फलियों के विकसित होने में बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो जिन पौधों में किसान भाई इनका प्रकोप देखते हैं तो सबसे पहले तो वो इन पत्तियों को या पौधों के उन हिस्सों को हटा दें। जब खेत में कीटों का आक्रमण 20% पौधों पर हो जाए या औसतन 13 से 14 कीट प्रति पौधा हो जाए तो किसी कीटनाशी का प्रयोग करें, जिसमें एक है 20 लीटर गौमूत्र में 5 नीम की पत्ती का काढ़ा मिलाकर 400 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ कीटग्रस्त फसलों पर छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करें। यदि सरसों के खेत में माहू का प्रकोप अधिक हो गया है तो उन्हें रासायनिक दवा का उपयोग करना ज़रूरी हो जाता है। ऐसी अवस्था में वो रोगर या मेटासिस्टॉक्स इसकी 1.5 मिलीलीटर की मात्रा 1 लीटर पानी में घोलकर वो इसका
स्प्रे अपने खेतों में कर सकते हैं। और यदि इसका प्रकोप उनके खेतों में बहुत अधिक हो चुका है तो 15 दिनों के अंतराल पर 3 बार वो इसका छिड़काव करें। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। कड़ाके की ठंड में किसान कैसे बचाएं अपनी फसलों को। आलू की फसल में लगने वाले हानिकारक रोग और रोकथाम के उपाय। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।